Hello and welcome to Dev IS Study Center. So today we will discuss role of intrinsic ads in the construction of statutes. What are the intrinsic add? सबसे पहले तो ये समझो, उसको समझने से पहले ऐड समझो। ऐड क्या है? ऐड ये है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायता, टू असिस्ट, टू हेल्प। दीज आर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, इंटरनल ऐड एंड एक्सटर्नल ऐड। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कर रहे हैं, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, देन कोर्ट कैन टेक हेल्प फ्रॉम विद इन द स्टैट्यूट एंड आउटसाइड द स्टैट्यूट। कहीं पे कोई एम्बिग्विटी आती है और कोर्ट क्या करेगा, या तो उस स्टैट्यूट के में देखेगा कि कोई सब क्लॉज है जिसको वो रेफरेंस ले सकता है, कोई आर्टिकल है जिसका वो रेफरेंस ले सकता है, कहीं इलस्ट्रेशन है जहाँ से वो रेफरेंस ले सकता है, कहीं कोई टाइटल है जहाँ से वो रेफरेंस ले सकता है, कहीं प्रियम्बल में तो कुछ नहीं लिखा है ऐसा। सो दीज आर द इंटरनल एड्स। और अगर वो रेफरेंस लेता है लाइक डिक्शनरी में क्या लिखा है, अदर स्कॉलर्स ने कोई टेक्स्ट बुक लिखी है उस स्टैट्यूट से रिलेटेड, कोई जजमेंट पास हुआ है उस स्टैट्यूट से रिलेटेड, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस स्टैट्यूट से रिलेटेड, तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल एड्स में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल एड एंड देन वी विल कवर द एक्सटर्नल एड। तो इस इंटरनल एड के डिफरेंट टाइप्स हैं, वैसे मैंने बता ही दिया है अभी मोस्ट ऑफ द टाइप्स, बट लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल एड। बेसिकली टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशन सेक्शन, एलुस्ट्रेशंस, प्रोविजियो, explanations and punctuations. These are the types of internal ad. Let's discuss one by one. सबसे पहला है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्ड है उसमें कोई एम्बिग्विटी आ रही है और उस एम्बिग्विटी को अगर दूर करना है तो हम उसके कंटेक्स्ट को रेफ़र करेंगे। कोई वर्ड है, वो वर्ड अपने उसका कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं डिराइव्ड होता है। अगर हम बेसिकली मोर समझना चाहते हैं कंटेक्स्ट के बारे में, सो कंटेक्स्ट इज़ बेसिकली जो हल्सबरी है उन्होंने कंटेक्स्ट के बारे में कहा है कि हल्सबरी इज़ an opinion that the word should be constructed in the reference to the context and other clause of the act. वर्ड है अगर कोई कंस्ट्रक्टेड किया गया है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका किसी और क्लास से कुछ ना कुछ रेफरेंस ज़रूर उसका अवेलेबल होगा, और किसी न किसी इनेक्टमेंट में और होल स्टैट्यूट में कहीं ना कहीं उस वर्ड का रेफरेंस ज़रूर होगा। ये हल्सबरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमारे जो एच.एस. स्मिथ साहब हैं उन्होंने क्या कहा है, वर्ड वन फॉर्म ऑफ द वर्ड, मैं पढ़ ही देता हूँ, वन फॉर्म ऑफ द कंडक्ट इंटेंशन विच दे कन्वे। क्या इंटेंशन कन्वे कर रहा है, मतलब ये है कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी कंडीशन बाई एंड व्हाट आर द कंटेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द सर्कमस्टांसेस। वो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं, क्या उसका कंटेक्स्ट है और क्या उसके सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन दैट वर्ड इज़ इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूट। सो नो वन कैन डिफाइन विदाउट रेफरेंस टू द सम कॉन्टेक्स्ट। अगर इस तरह का कुछ है तो बिना रेफरेंस के, बिना स्टैट्यूट में कोई रेफरेंस लिए हम उसके कंटेक्स्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, बट लेकिन मैं आपको बहुत ही टेक्निकल मीनिंग पे ना जाते हुए बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखते हैं। नंबर एक, जो इंटेंशन है उस लेजिस्लेचर की वो परसिस्ट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, उसका सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इंस्टीट्यूट्स जिसके लिए वो बना है वो परसिस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इट शुड बी नोटेड इन इंग्लिश, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। इट शुड बी नोटेड दैट नॉर्मली द वर्ड यूज्ड इन द इंस्टीट्यूट हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। जो मैंने बताया अभी आपको कि वर्ड की जो नेचुरल मीनिंग है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, नेचुरल मीनिंग कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है, इवन डेराइव्ड फ्रॉम द
बेयर डिक्शनरी, हमने बेयर डिक्शनरी से भी उसकी मीनिंग देख ली और फिर भी उसका नेचुरल मीनिंग कुछ नहीं निकल पा रहा है, देन वी मस्ट नोटेड दिस थिंग कि जो इंटेंशन है, जो भी नेचुरल मीनिंग डेराइव्ड होगी उससे हमारे स्टैट्यूट जो है उसके इंटेंशन, जो भी लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उसका सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो स्टैट्यूट बना है दैट शुड रिमेन सेम। सो दैट इज़ बेसिकली द कंटेक्स्ट। हम कंटेक्स्ट अगर किसी क्लॉज में हमारा कोई वर्ड हमें एम्बिगुअस लग रहा है तो हम उसके रेफरेंस को किसी और क्लॉज के कंटेक्स्ट से उठाकर देख सकते हैं। दिस इज़ वन केस रेफरेंस। दिस इज शेख गुलफान वर्सेस संत कुमार गुलाटी गांगुली। संत कुमार शेख गुलफान और संत कुमार गांगुली के केस में भी यही बात आई कि द वर्ड शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द लाइट ऑफ देयर कंटेक्स्ट रेदर देन व्हाट मे आइदर द स्ट्रिक्ट सेंस और द पॉपुलर मीनिंग अपार्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट। उसको रियल सेंस में लिया जाना चाहिए रेदर देन उसके बॉटेनिकल या किसी और मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग में नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारा क्या है? तो प्रीएम्बल जैसे कि हमको सबको पता है कि कोई भी स्टैट्यूट है तो उसका सबसे पहला पार्ट क्या है? उसका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या है कि उस स्टैट्यूट की बेसिकली प्री फैक्ट्री स्टेटमेंट है। जो स्टैट्यूट बन रहा है उसके स्टार्टिंग में उसका इंटेंशन क्या है, उसकी प्री फैक्ट्री स्टेटमेंट, वो प्रीएम्बल उसका रेप्लिकेट करता है उस पूरे स्टैट्यूट को। What that prefatory statement concludes, it conclude the title, उसके enacting clauses, उसका policy, उसका purpose, उसका reason, उसका motive और उसका objective. These are the main asset of the preamble. Supreme Court also said that this is the key to understand of any ambiguity in while interpreting द स्टैट्यूट्स। अगर हमें उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके प्रेम्बल को रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें एक केस है कचूनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड केरला। कचूनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड केरला, ये केस है हमें प्रेम्बल के रेफरेंस में। ठीक है, तो इसमें यही है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है देन वी हैव टू द प्रीएम्बल इज़ अवर की फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, राइट। सो नाउ वी कैन कम टू द टाइटल। टाइटल जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि टाइटल इज़ द नेम ऑफ द एक्ट। देयर कैन बी टू काइंड ऑफ टाइटल, वन इज शॉर्ट टाइटल, अनदर वन इज लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल मीन्स आइडेंटिफायर बोल सकते हैं उसको, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं उसको। लॉन्ग टाइटल इज द डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफिकेशन जैसे आईपीसी इज अ शॉर्ट टाइटल, इंडियन पिनल कोड, एंड लॉन्ग टाइटल लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो दीज आर द लॉन्ग टाइटल। फ्रेंड्स, वन थिंग इज टू बी नोटेड दैट टाइटल डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में टाइटल कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कहीं पे भी एम्बिग्विटी आती है व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट तो हम टाइटल का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि हमारा मिनर्वा टॉकीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें वर्ड जो है द पर्पस जो है, सब्जेक्टिव जो है स्टैट्यूट का, वो समझ में नहीं आ रहा था और सब्जेक्ट से भी वो क्लियर नहीं हो रहा था। देन वी हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ टाइटल। देन वी आर कमिंग टू द हेडिंग। हेडिंग देखिए जैसे कि नाम से ही पता चला, हेडिंग से ही, जैसे कि कोई वर्ड है, कोई हमें आप एग्ज़ाम में कुछ नोट्स लिखते हैं तो आप हेडिंग सबसे पहले डालते हैं। हेडिंग से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ दिस हेडिंग कंसिस्ट ऑफ दिस theoretical parts and these are the purpose of this heading। तो दोस्तों हेडिंग से बेसिकली उसका पर्पस सॉल्व होता है, हमें पर्पस पता चल जाता है कि व्हाट इज़ अ पर्पस। तो हेडिंग आर टू सेक्शंस, वन इज प्रीफिक्स सेक्शंस एंड प्रीफिक्स टू द सेक्शंस एंड प्रीफिक्स टू द ग्रुप ऑफ सेक्शंस। तो बेसिकली हेडिंग रेफर्स टू द प्लेन मीनिंग, इसके प्लेन मीनिंग को रेफर्स करता है हमारा हेडिंग।
इट रेफर्स टू द प्लेन मीनिंग। प्लेन मीनिंग को हमारा हेडिंग रेफर करता है। इसको हम एक केस से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक केस है भिनका वर्सेस चरण सिंह। भिनका वर्सेस चरण सिंह के केस में क्या है, अपीलेंट जो है, एक अपीलेंट है जो कि किराएदार है, टेनेंट है, एंड जो रिस्पोंडेंट है वो लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड क्या करता है कि टेनेंट को घर से बाहर निकाल देता है एज पर सेक्शन 80 ऑफ यूपी टेनेंसी एक्ट। उसमें क्या कहा गया है, अ पर्सन टेकिंग और रिटेनिंग पोजीशंस ऑफ अ प्लॉट of a land without the consent of a person entitled to admit him and otherwise then it in accordance with the provisions of the law for the time being in force shall be liable to ejectment। यानी कि बिना किसी कंसेंट के अगर कोई पर्सन किसी के घर में घुस जाता है तो उसको इजेक्ट करने का पूरा राइट किसके पास है, जो उसका लैंडलॉर्ड है उसके पास है। देन जो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसने कहा कि मैंने ट्रेसपास तो नहीं किया है, मैं तो इसकी परमिशन से घुसा हूँ, मैं तो उसको रेंट देता हूँ। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि दो सेक्शन 180 जो सेक्शन 180 है हैज़ नो स्पेसिफिकली डिफाइन दैट देयर इज़ it simply says that this rules only applies in that case where the landlord seeks to evict a person who has no right of possessions. This is further reiterated by, so इसको क्या किया गया, फर्दर रीआइट्रेट किया गया। और इसमें कहाँ से हेल्प ली गई, उसकी हेडिंग से। हेडिंग क्या थी, इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड विदाउट टाइटल। उसने उस लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है जिसका उसके पास टाइटल नहीं है। तो यहाँ पे किसका रेफरेंस लिया गया, हेडिंग का रेफरेंस लिया गया। तो भिनका वर्सेस चरण सिंह का केस है और ये आपको याद रखना है हेडिंग में, राइट। नाउ वी कम्स टू द मार्जिनल नोट्स। देखो दोस्तों, मार्जिनल नोट्स क्या होता है। मार्जिनल नोट्स होता है अगर किसी भी आर्टिकल को हमें समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आर्टिकल है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल, देन मार्जिनल नोट्स इज दैट बेसिकली which are basically help, which are taking help for the further iterations। सपोज जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि मार्जिनल नोट्स जो है वो इट इज़ नॉट टेकिंग एनी पार्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मार्जिनल नोट किसी भी तरह का कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द बिल एंड ड्राफ्ट। कैसे कि कोई स्टैट्यूट बनाना है तो स्टैट्यूट बनाने के लिए क्या होगा कि वो ड्राफ्ट पहले तैयार होगा। ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसमें मार्जिनल नोट्स या तो यहाँ पे साइड में और या तो ऐसे लाइन खींच करके उसमें रेफरेंस दे दिया जाता है, मार्जिनल नोट डाल दिया जाता है कि दीज आर द नोट्स एंड दैट शुड बी द करेक्शन। ये करेक्शन क्यों हुआ वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो बिल कई बार पास होते हैं, कई बार उनमें कई सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो इट इज़ नॉट द फाइनल स्टैट्यूट, तो उसमें मार्जिनल नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो मार्जिनल यूज नोट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड डेज में किया जाता था, बट नाउ टाइम्स मॉडर्न व्यू जो है उसमें मार्जिनल नोट्स का कोई भी स्कोप नहीं है वाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। यानी कि मार्जिनल नोट्स को हम हमारे नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग द मार्जिनल नोट्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बेसिकली इट्स यूज इन द बिल और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन कन्फ्यूजन्स को इसमें मार्जिनल नोट्स में हम लिख देते कि ये कन्फ्यूज़न है, और उसको फिर अगेन एंड अगेन आइटरेट होता रहता है और बार बार चेंज होता है मार्जिनल नोट्स। सो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट आल्सो, दैट्स वी आर नॉट यूजिंग मार्जिनल नोट्स while interpreting the statutes, or these are the part of bill or draft, these are not part of the legislature। but किसी रेफरेंस में एक्सेप्शनली पुराने केसेस में मार्जिनल नोट्स डाल दिए जाते हैं, जैसे बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में मार्जिनल नोट का रेफरेंस लिया गया था। नाउ फ्रेंड्स, वी आर कमिंग टू द डेफिनीशंस और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इसका डेफिनीशन का मेन पर्पस क्या है, डेफिनीशन या इंटरप्रिटेशन क्लास का पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है कि जो रिपीटिटिव वर्ड हैं उनको अवॉइड किया जाए। कैसे, हमने उसकी बहुत विस्तृत मीनिंग दे दी, बहुत ही डिस्क्रिप्शनरी सेंस डिफाइन कर दिया कि ये डिस्क्रिप्शन है उसका, कि उस वर्ड का ये मतलब है। वर्ड का मतलब क्या है, सी वर्ड मीन्स
or means and include are used in the other definitions clause, they afford an exhaustive explanations of the word in the statute. वो अपने आप में पूरी जो विस्तृत मीनिंग है, जो डिटेल्ड मीनिंग है, वो उस डेफिनेशन में हमने पहले से ही दे दी है. तो वी विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन. इसको हम एक बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस केस रेफरेंस के थ्रू. प्रद्यात कुमार वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता. इसमें दोस्तों हुआ क्या, जो प्रद्यात कुमार हैं ये रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट में. इनको क्या करते हैं, सीजेआई साहब हमारे जो हैं वो सस्पेंड कर देते हैं. ये प्रद्यात कुमार जो हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और कहते हैं कि भाई हमारा सस्पेंशन वैलिड ही नहीं है. सीजेआई पूछते हैं कि भाई क्यों तुम्हारा सस्पेंशन वैलिड नहीं है. तो ये बोलते हैं कि सीजेआई को मुझे हटाने का कोई भी डिसमिसल ऑर्डर है नहीं उनके पास. दे कैन नॉट डिसमिसल ऑर्डर, दे डोंट हैव एनी डिसमिसल ऑर्डर for my resignation. They cannot take my resignation. They don't have right for taking my dismissal order, for giving me a dismissal order. So सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है अंडर सेक्शन 16 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 367 में, सेक्शन 367 में, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को जो हायर करने का है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड सीजे ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट. तुमको अपॉइंट करने का पावर सीजे के पास है, एंड दैट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स द पावर ऑफ डिसमिसल एज वेल. तो आप वो डेफिनीशन अच्छे से पढ़िए एंड देन आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए. तो उनकी अपील जो है वो खारिज हो जाती है इस ग्राउंड पे. सो यहाँ पे जो है डेफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज का बहुत अच्छे से यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टैट्यूट को आइटरेट करने के लिए, इस स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेट करने के लिए. नाउ द एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज क्या होती हैं. देखो एक्सेप्शन क्लॉज क्या होती हैं. अगर एक्सेप्शन क्लॉज की बात करें तो एक्सेप्शन क्लॉज आर समथिंग that are not exempted, things not exempted are covered under the main provisions. अगर मेन प्रोविज़न है और उसमें जो भी चीज़ एग्जेम्प्टेड नहीं है वो सब की सब कवर्ड होगी. लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है कि एग्जेम्प्टिंग समथिंग विच अदरवाइज फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द मेन प्रोविजंस, अगर आपने कुछ एग्जेम्प्ट कर दिया है नहीं तो वो उसमें शामिल हो जाती. सो दीज आर द एग्जेम्पशंस. और नाउ अब हम बात करते हैं सेविंग क्लॉज की. तो सेविंग क्लॉज आर जनरली अपेंडेड इन द केस ऑफ रिपील एंड री एनेक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट. अ सेविंग क्लॉज इज नॉर्मली इंसर्टेड इन द रिपीलिंग स्टैट्यूट. रिपीलिंग स्टैट्यूट क्या होता है, जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीआरपीसी को दोबारा से रिपील करके सीआरपीसी एक्ट बार बनाया गया. तो दीज आर द रिपीलिंग. तो रिपील में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट पूरा बदल करके उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ करके नया एक्ट बना दिया जाता है. सो दैट आर द रिपीलिंग ऑफ द एक्ट. सो अगर हम कोई भी एक्ट रिपील करते हैं सो द सेविंग क्लॉज इज नॉर्मली इंसर्टेड इन द रिपीलिंग स्टैट्यूट. इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द, अगर ये मेन पार्ट से क्लैश कर जाता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. राइट. नाउ वी विल कम टू द प्रोविजियो. बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजियो हमें समझने के लिए. अ क्लॉज अपेंडेड टू ए प्रोविजंस इन एन एक्ट. अगर हमें कोई क्लॉज है वो प्रोविज़न एज अ प्रोविज़न हम किसी में एक्ट में अपेंड कर देते हैं. फंक्शन इसका क्या है, एक्सेप्ट समथिंग और क्वालिफाइंग समथिंग स्टेटेड इन द एनेक्टमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कार्ड सम स्पेशल केसेस फ्रॉम द स्टैट्यूट एंड प्रोवाइडेड देम स्पेसिफिकली. यानी कि हमने कुछ स्टैट्यूट में कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हमने वहाँ से उन क्लॉज को डिस्कार्ड किया और हमने उसका एक प्रोविज़न अलग से दे दिया. सो दीज आर द प्रोविजियो दैट वी आर यूजिंग इन अ वेरी वास्ट सेंस. जनरली
General rule about the interpretation of provision is not to be taken absolutely in its strict literal sense, but it is necessarily limited to the ambit of the section which it qualifies. जिस सेक्शन में वो क्वालिफाई करते हैं वो उस सेंस में यूज होते हैं. नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्सप्लेनेशन जैसे पर्पस से ही समझ में आ रहा है. एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविज़न, किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन इट डज नॉट expand the meaning of the provisions to which it is added but only tries to remove the confusion. ये confusion को remove करने के लिए हम इसमें explanations include कर देते हैं. यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि explain the meaning of an act. when कहीं पे कोई मीनिंग उसका वेग हो रहा है तो उसको बताना, गैप को फिल करना, एंड प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट टू द डोमेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल. और उसको मीनिंगफुल और पर्पसफुल शेप देने के लिए हम एक्सप्लेनेशंस को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में यूज़ करते हैं. शेड्यूल्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट एंड मस्ट रीड थ्रू आउट टुगेदर विद द एक्ट. और ये हमेशा एक्ट के साथ शेड्यूल रीड किए जाते हैं. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और सेक्शन शेड्यूल 7 आपको बहुत आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, इसी में बताऊंगा कि शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है. शेड्यूल 7 बात करता है कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है स्टेट लेवल पे, जहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई, जहाँ पे अगर हमें नॉर्मल क्लॉजेस डिफ़ाइन किए गए, नॉर्मल एक्ट डिफ़ाइन किए गए, उसके अलावा हम शेड्यूल अलग से डिफ़ाइन करते हैं जहाँ पे हमें उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई. लाइक शेड्यूल 7 में हमें बताया गया है कि जनरली वी आर ऑफ 3 क्लासेस वेयर state and center has power to legislate some statute. जहाँ पे स्टेट और लेजिस्लेचर को, जो विधायन मंडल है और असेंबली है, हमारी पार्लियामेंट है, इनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं. शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 दी गई है सेंटर के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे सेंटर को पावर है स्टैट्यूट बनाने का. लिस्ट 2 में स्टेट को पावर है स्टैट्यूट बनाने का. और लिस्ट 3 है जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों ही स्टैट्यूट बना सकते हैं. ठीक है, तो लेजिस्लेचर बना सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी लेजिस्लेचर को फॉर्म करने के लिए शेड्यूल उस स्टैट्यूट का पार्ट होता है एंड it must be read throughout with the act. Now comes to the illustration. Illustration जैसा कि नाम से ही पता है, to understand the real meaning of an act. अगर उसकी रियल मीनिंग समझनी है तो कई बार इलस्ट्रेशन दिया होता है कि आप इलस्ट्रेशन में देखें तो उस इलस्ट्रेट से उसकी रियल मीनिंग का पता चलता है. दोस्तों बहुत ही सारे पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ. बेसिकली आई वांटेड इट लाइक आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए. अगर मैं चाहता तो मैं कुछ एक्सक्लूड भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ छोड़ूँ. इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल शब्दों में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें है पंक्चुएशन. व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन जो है, it is noted that in ancient time statutes were passed without punctuations and naturally therefore the court were not concerned with looking at punctuations. पुराने समय में कोई भी punctuations यूज़ नहीं करता था. बट इन द मॉडर्न टाइम सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि हमें स्टैट्यूट्स में पंक्चुएशंस को इंक्लूड करना पड़ा. देयरफॉर वेदर अ मैटर कम्स बिफोर द कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशंस, आपके पास कोई कोर्ट में स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन के लिए कोई मैटर आता है तो सबसे पहले कोर्ट देखता है कि वो प्रोविज़न जो है वो प्रोविजंस आर पंक्चुएटेड एंड इफ़ दे फील दैट देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी व्हाइल इंटरप्रेटिंग द पंक्चुएटेड प्रोविज़न, और उनका अगर वो पंक्चुएटेड प्रोविजंस के साथ उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं आती, दे शैल इंटरप्रेटेड, तो उसे इंटरप्रेट करेंगे. हाउएवर व्हाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस इन द पंक्चुएशन फॉर्म, इफ द कोर्ट फील्स दैट रिपग्नेंसी एम्बिग्यूटी आती है, कोर्ट्स shall read the whole provisions without the punctuation. तो कोर्ट उस होल
स्टैट्यूट्स को बिना पंक्चुएशंस के ही रीड करेगा। जैसे कि ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस है, तो और एक केस है इसमें अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंदा बोस का। तो अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंदा बोस के केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंक्चुएशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंट्रोलिंग एलिमेंट एंड कैन नॉट बी अलाउड टू कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। पंक्चुएशन उस टेक्स्ट की प्लेन मीनिंग पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कहीं भी पंक्चुएशन का यूज़ करने से एम्बिग्युइटी आती है तो हम पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ द कम्स जेंडर। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि जेंडर पे क्वेश्चन आया है यूपी PCSJ में कि समवन हैज़ रिप्रेजेंटेड अ गर्ल एज ही, तो कैन ही रिप्रेजेंट हिम और हिज फॉर द फीमेल जेंडर एज वेल। सो कोर्ट में ये जेंडर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर ही शब्द यूज़ किया जाता है, यूज़ कर सकते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर को, एंड शुड बी डीम्ड टू बी इंक्लूड फीमेल आल्सो। अगर हमने मैस्कुलिन जेंडर यूज़ कर दिया है फीमेल के लिए, दैट इज़ वैलिड। सो उस केस में क्या है कि मैस्कुलिन जेंडर एज अ टर्म यूज़ होता है कि ये कानून के भाषा में वो वैलिड है, राइट। इंक्लूड क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्ड है, वर्ड इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि वो क्या किया जाता है कि द वर्ड इंक्लूड इज जनरली यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज इन ऑर्डर टू इनलार्ज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और फ्रेज ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट्स। उसकी मीनिंग को या फिर उसकी बॉडी को स्टैट्यूट्स की इनलार्ज करने के लिए या उसकी विस्तृत मीनिंग को प्रोवाइड करने के लिए हम उसमें इंक्लूड करते हैं कुछ वर्ड्स, जिससे कि उसकी एम्बिग्युइटी या फिर उसमें जो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में मोर क्लैरिटी आ जाए। लेकिन बहुत जनरली ये नहीं होता है। इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स। इनेबलिंग स्टैट्यूट एंड डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स। इनेबलिंग का मतलब होता है उसमें एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना, और डिसेबलिंग का मतलब उससे कम करना। इनेबलिंग स्टैट्यूट्स में जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस अलाउड नहीं है ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोर्ट परमिशन दे देता है कि पब्लिक न्यूसेंस की, ठीक है, जैसे जागरण हो रहा है, ठीक है, तो पब्लिक न्यूसेंस ही एक तरह से, लेकिन कोर्ट अलाउ कर देता है कि सोशल वेलफेयर में लोग गैदरिंग कर रहे हैं, जैसे कि शादी हो रही किसी की, तो पब्लिक न्यूसेंस नॉर्मली अलाउड नहीं है लेकिन शादी में अलाउड है, राइट। वहाँ पे बैंड बाजे ये सब बज सकते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें होती हैं वो डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स होती हैं, जैसे कि लीज़ है, कॉर्पोरेट लीज़ किसी केस में अलाउड नहीं होती है। वैसे तो लीज़ अलाउड है लेकिन कॉर्पोरेट लीज़ किसी केस में अलाउड नहीं होती। तो दीज आर द डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स, राइट। देन नॉन अब्सटेंस क्लॉज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसे छुड़वा देते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू लीव एनी टेक्निकल मीनिंग, आई डोंट वांट टू लीव। तो नॉन अब्सटेंस क्लॉज क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन अब्सटेंस क्लॉज मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग। आपने बहुत बार पढ़ा होगा नॉट विद स्टैंडिंग। तो इस नॉट विद क्लॉज का मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग। समटाइम्स अ सेक्शन कमेंस विद द क्लॉज स्टार्टिंग दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। पढ़ा है कई सारे स्टैट्यूट्स को पढ़ते टाइम, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार आपने नॉट विद स्टैंडिंग शब्द पढ़ा, एंड सेम मीनिंग एंड डिट्टो वर्ड आपने पढ़ा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द आइडिया इज टू गिव द इनेक्टिंग और ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द सेक्शंस एंड ओवर राइडिंग द इफेक्ट ओवर द प्रोविजन of the act found in the non-abstention clause. The enacting part of the statute must be clear and taken the control of non-abstention part, right? तो notwithstanding हम कई बार यूज़ करते हैं अपने केस को। तो these are the intrinsic part, internal part of the statutes, जो हम statutes को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। these are the internal part of the statutes. So thanks for watching. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको फर्दर नोट्स और गाइडेंस मिलती रहेगी लॉ के संदर्भ में। थैंक यू, धन्यवाद।